सौम्यता पांडे। मानव शास्त्र विषय में मेरा स्नातक और परास्नातक लखनऊ विश्वविद्यालय से रहा है, मानव शास्त्र विभाग से, और मेरा शोध भी मानव शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय से ही रहा है। जिसके बाद मेरा पोस्ट डॉक्टोरल ICSR के द्वारा रहा है। मानव शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मेरा लगभग 5 वर्षों का अनुभव रहा है। तो आइए आज के सत्र की चर्चा आरंभ करते हैं। जैसा कि हम पिछले सत्र में हम लोगों ने इंडिजिनस पीपल यानी आदिवासी लोगों के बारे में बातचीत की थी, और उसके बाद हमने बात करी थी कास्ट की, ट्राइब्स की और उनके सातत्य की, यानी कि उनके कंटिन्यूम की। तो हमने बात करी थी कि हम कैसे कास्ट को कैसे समझते हैं, ट्राइब्स को कैसे समझते हैं, जो जाति है उसकी क्या अवधारणा है, वो कैसे कार्य करती है, उसका किस तरह की उसकी भूमिका है समाज और समुदाय के बीच, और इससे इतर जो जिन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं या आदिवासी कहते हैं, उन्हें अलग-अलग मानव शास्त्रियों ने कैसे परिभाषित किया है। जैसे कि हमने बात करी थी डीएन मजुमदार की, तो डीएन मजुमदार का ये मानना था कि जो ट्राइब्स होते हैं यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं, वो एक विशेष भौगोलिक स्थान पर रहते हैं। उनकी अपना अपना एक इंडिजिनस उनका डायलेक्ट होता है, और वो बाकी जो समाज होता है उससे अलग या आइसोलेटेड रहते हैं। अब हम बात करेंगे ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम की, और सामाजिक परिदृश्य में या भारतीय परिवेश में उसको किस तरह से समझा गया है और उसको किस तरह से उसकी क्या भूमिका है। तो जैसा कि ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम की हम जब बात करते हैं, तो भारतीय समाज में को हम जब देखते हैं तो उसकी एक अपनी डायकोटमी है, उसका एक अपना सातत्य है, उसका कंटिन्यूम है, जो कि उसका एक विशेष चरित्र है। तो भारतीय समाज का ये जो अनोखा चरित्र है, ये न केवल सभी जातियों और आदिवासियों के लिए अपने रीति रिवाजों, मान्यताओं का पालन करने का स्थान बनाता है, बल्कि एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए भी एक स्थान प्रदान करता है। इसके संबंध में अगर हम देखें तो उनके जो रीति रिवाज हैं या जो उनका अभ्यास है, उस या जो इस तरह की जो अंतःक्रियाएं हैं, उनका भारतीय समाज में एक उनकी खास विशेषता है जो निरंतरता और परिवर्तन पर आधारित है। तो जनजाति और जाति जो है वो सांस्कृतिक है और प्राचीन काल से भारतीय समाज के स्तंभ रहे हैं। दोनों में कुछ विरोधाभास भी हैं। जैसे कि जाति की जब हम बात करते हैं तो वो एक जब कोई भी समुदाय अपनी जाति की बात करता है तो वो किसी पौराणिक पूर्वज से एक सामान्य वंशावली होने का दावा करता है, जबकि जब हम जनजाति की बात करते हैं तो वो कभी-कभी उनकी जो उत्पत्ति है वो कुछ जानवरों को लेके मानी गई है, या उनके कुछ अपने कुल देवता होते हैं। तो इस तरीके से जाति के जो शीर्षक हैं उनसे तात्पर्य ये भी होता है कि सभी सदस्य जो हैं उस जाति विशेष के जो सदस्य हैं वो एक ही व्यवसाय का पालन करते हैं। लेकिन जब हम किसी जनजाति का शीर्षक या उसके उपनाम की बात करते हैं तो वो एक सामान्य व्यवसाय का संकेत नहीं देता है, और जाति जो है वो सजातीय विवाह की परंपरा पर का सख्ती से पालन करते हैं। किसी जाति विशेष के जो लोग होते हैं वो सजातीय विवाह की परंपरा का पालन करते हैं। लेकिन जब ये बात जनजाति की होती है तो ये सब पर लागू नहीं होती है और हर समय भी लागू नहीं होती है। कभी-कभी एक जनजाति के सदस्य जो हैं वो दूसरी जनजाति के सदस्यों से अपनी पत्नियां ला सकते हैं। और जाति की जो उत्पत्ति है वो प्राचीन हिंदू समाज में पेशे और व्यवसाय के आधार पर या श्रम विभाजन के आधार पर हम देखते हैं जाति की उत्पत्ति को। जबकि जनजाति जो है उसका उद्भव एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले समूह में सामुदायिक भावना के विकास के कारण हुआ। और भारत में जनजाति जाति सातत्य यानी कि कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम की जो अवधारणा है वो भूमि जनजाति पर जब सुराजित सिन्हा काम कर रहे थे, भूमि जो ट्राइब है इंडिया के अंदर, तो वहां उनके उस काम से ये जो कॉन्सेप्ट है उसका उद्भव माना जाता है। और अगर हम विदेशी मानव शास्त्रियों की बात करें तो FG बेली का जो काम है उनके काम से भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है इसका उद्भव हुआ है। इसके अलावा रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि कमोवेश हम कह सकते हैं कि जाति जनजाति सातत्य की तरह ही है, मगर उसको उन्होंने कहा था वो लोक शहरी सातत्य है, यानी कि जो किसान समाज है उसकी संस्कृति और जो शहर के जो रहने वाले लोग हैं उनकी संस्कृति, इन दो अवधारणाओं से वो प्रेरित था। तो उनका ये मानना था कि समाज में डायकोटमी होती है, जाति और जनजाति। तो जाति और जनजाति जो है उन्हें अगर हम देखें तो वो एक ही रेखा के दो विपरीत छोर के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं, और ये जो रेखा है इसके विभिन्न बिंदुओं पर विशेष समाज या तो बायोलॉजिकल मॉडल की तरह या फिर खंडीय जनजाति मॉडल से निकटता के अनुसार
स्थित हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमें ये पता लगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि कौन-सा समाज जाति है या जनजाति है। इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में भोटिया जो हैं, उनके डेटा पर काम करते हुए एक मानवशास्त्री ने कहा कि अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका है कि हम जाति और जनजाति की जो गतिशीलता है, यानी मोबिलिटी जो है, अगर हम उसको पढ़ेंगे या उसको हम समझेंगे, तो वो हमें जाति जनजाति सातत्य को समझने में सहायता करेगी। उनका तर्क है कि जो कल्चरल अप्रॉक्सीमेशन है, यानी कि सांस्कृतिक सन्निकटन जो है, उसकी अवधारणा का उन्होंने उपयोग करते हुए जनजाति और जाति की गतिशीलता को जानने में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया था। और ये जो कल्चरल अप्रॉक्सीमेशन की हम बात करते हैं, ये एक निश्चित समय में एक प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। तो इसको अगर हम देखें तो ये अनुकूलन का ही एक रूप है, जो संवादात्मक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सांस्कृतिक सह अस्तित्व को संभव बनाता है। यानी कि जो जाति की अपनी संस्कृति है और जो जनजाति के अपने विश्वास, अपनी मान्यताएं हैं, वो दोनों एक साथ अस्तित्व में रह सकती हैं, और ये जो अडेप्टेशन है उसके कारण संभव होता है। और इसमें कल्चरल अप्रॉक्सीमेशन भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम देखें कि कई बार इस तरह के संगठित प्रयासों के बिना जो संस्कृतियां हैं, उनके बाहर ऐसी बहुत सारी चीजें उभरती हैं जिनको जिनको निकटता से जानना और समझना जरूरी है। किसी जनजाति का जाति में परिवर्तन जो है, वो हिंदू धर्म में समाहित होने की एक व्यापक घटना में शामिल है। और जाति और जनजाति की जो विचारधारा है और इस तरह का जो घटना विज्ञान है, ये एक ही पहलू के दो भिन्न रूप हैं। तो ये तर्क दिया जाता है कि आदिवासी जो हैं, वो वनवासी या आदिम जाति, जिन्हें हम मूल निवासी भी कह सकते हैं किसी जगह का, भौगोलिक क्षेत्र का, या कहीं जनजाति जो है वो उस जगह के फोक पीपल जिन्हें हम कह सकते हैं, लोक जो समुदाय है वो, या वनवासी भी हम कहते हैं, और कई कई बार वो पहाड़ी निवासी जो हैं, उस तरह से भी उनके कुछ कुछ विशिष्ट जीवन के पैटर्न हैं जिनको कि हम देखते और समझते हैं। तो न केवल जनजाति जाति में पदानुक्रम, पवित्रता और प्रदूषण, यानी जिन्हें कि हम रिचुअल्स ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन कहते हैं, उनमें एक अजीब सी विशेषता देखी जाती है। विशिष्ट प्रकार की मान्यताएं होती हैं, उनके विशिष्ट अनुष्ठान होते हैं, और इसके साथ ही जाति और जनजाति जो है, उन दोनों की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। तो ये जो सांस्कृतिक लक्षण है, ये अक्सर हम देखते हैं, जो कि हम जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इवोल्यूशन के बाद का स्कूल जब हम पढ़ते हैं तो डिफ्यूजन की हम बात करते हैं। तो सांस्कृतिक लक्षण जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रसार है वो एक तरह से सांस्कृतिक विस्तार है, जिसका प्रभाव दूसरे समाज की संस्कृति पर पड़ता है। तो समाजों के बीच सांस्कृतिक अंतःक्रिया जो है वो एक विशिष्ट समाज की सांस्कृतिक विशिष्टता है। जैसे कि अगर हम देखें उदाहरण के लिए, तो जो भौतिक वस्तुएं हैं या उनका जो विचार है या उनके जो व्यवहार के पैटर्न हैं, वो एक समाज से दूसरे समाज में फैलने के साथ साथ सांस्कृतिक विस्तार होता है, और इसका प्रभाव जो है वो उस समुदाय विशेष या समाज विशेष के लोगों पर पड़ता है। अगर हम देखें भारतीय गांवों के निकट जो आदिवासी समाज रहते हैं, उनमें जातीय विशेषताओं के साथ साथ अल्पीय विविधता भी देखी जाती है। हालांकि अगर हम ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में बात करते हैं, तो जो जनजातियां हैं उनकी उनकी मान्यताएं, उनके विश्वास और उनकी जो संस्कृति है वो बहुत ही विशिष्ट होती है। मगर जब वो किसी भी गांव के संपर्क में आते हैं तो उसमें कुछ विविधता भी देखी जाती है। और ये जो विविधता होती है, ये हम कह सकते हैं कि अनजाने और सचेत दोनों ही रूप से आदिवासी समुदाय हिंदू मिथक, अनुष्ठान, विश्वास और अनुकूलन के द्वारा इनको अपनाया जा रहा है। और ये जो प्रक्रिया है, ये कोई एक तरफा प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये हिंदू समाज की जब हम बात करते हैं तो ये इसको हम एक समावेशी समाज कहते हैं। और जो आदिवासी संस्कृति है उसकी तुलना में हिंदू समाज जो है वो अधिक उन्नत है और अधिक मजबूत है। तो पहले जो आदिवासी समाज था वो एक पृथक समाज के रूप में संदर्भित होता था, मतलब कि विभिन्न जाति समुदाय जो होते थे उनके संपर्क में नहीं होता था, अगर हम कहें तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से। मगर जब ये अन्य समुदायों के संपर्क में आया तो सातत्य की जो प्रक्रिया है उसका नेतृत्व करने वाले सांस्कृतिक संपर्कों की अगर हम उसको डिग्री में अगर हम उसका वो करते हैं तो उसमें अलग अलग डिग्री पाई जाती है। तो सातत्य जो है उसको उसे उसे समझने या उससे निपटने से पहले जो जनजातीय अर्थव्यवस्था है और जो समाज की विचारधारा है
उसको समझना बेहद ज़रूरी है। और धारणा ये है कि भारत में जो जनजातीय समुदाय हैं, उनका जो भौगोलिक अलगाव है और जो जातीय अलगाव है, उसको अलग-अलग डिग्रियों में दर्शाया गया है और जातीय अलगाव खास तौर पर उच्च स्तर द्वारा दर्शाया जाता है। तो अगर हम अलग-अलग मानव शास्त्रियों के हिसाब से देखें, तो जो आदिवासी गांव होते हैं, ये इसमें इनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है और ये जनजातियों और जातियों के मिश्रित गांव नहीं होते हैं, और ना ही कोई छोटी जातियां जो आदिवासी गांव में निवास कर सकती हैं, या जो रोजगार है उसका अधिकार भी इनको नहीं होता है इन जातियों को, क्योंकि वो खास तौर पे इसीलिए वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड होते हैं और इसीलिए उनकी संस्कृति जो होती है वो इंटैक्ट होती है। तो उसमें इस प्रकार जो ये आदिवासी समाज है, इसके विपरीत जब हम जाति की बात करते हैं, तो जाति जो है वो एक बड़े समाज का हिस्सा होती है, वो अलग-थलग नहीं होती है। जबकि जब हम आदिवासी समाज के जनजातियों की बात करते हैं, तो वो अलग-थलग होते हैं, सजातीय और विभाजित होते हैं। और जब हम जातियों की बात करते हैं, तो उसमें हम एक और ख़ास चीज़ देखते हैं कि उसमें जाति पदानुक्रम होता है, सहसाझेदारी होती है, विविधता और स्तरीकरण यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर जो होता है, वो ख़ास तौर पे उसके सेलिएंट फीचर्स होते हैं। इस संदर्भ में अगर हम देखते हैं, तो डेविड मेंडलबॉम जो हैं, उन्होंने उनका जो जाति की जो वैचारिक चर्चा है, उसमें उनका एक समान बिंदु है। और अगर हम जाति के संदर्भ में बात करते हैं, तो उनका ये तर्क है कि भारत के अधिकांश जो आदिवासी लोग हैं, पहाड़ी या वन क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ जो आबादी है वो विरल है और उनके गाँव और इलाकों में संचार भी मुश्किल है। तो अधिकांश जो आदिवासी हैं, उनमें एक विशिष्टता की जो है भावना है, वो बहुत प्रबल होती है और वे खुद को जाति और गाँव से काफ़ी अलग मानते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कंटिन्यूम के दृष्टिकोण से, सातत्य के दृष्टिकोण के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो एफजी बेली ने एक प्रमुख पैरामीटर के रूप में भूमि और सीधी पहुंच का उपयोग करते हुए जनजाति को जाति से अलग करने का प्रयास किया है। और उनके अनुसार यदि किसी दिए गए समाज के एक बड़े हिस्से की भूमि तक सीधी पहुंच है, तो वो जो समाज है वो सातत्य के हम कह सकते हैं कि जनजातियों के अंत के करीब है। मतलब कि वो धीरे-धीरे जातियों में परिवर्तित हो रहा है, अगर उस तक पहुँच जो है वो सीधी और आसान है। संसाधनों का जो सामूहिक स्वामित्व है, वो एक जनजाति के सभी सदस्यों को भूमि और अन्य संसाधनों तक पहुँच का अधिकार देता है। जैसे कि जब हम जातियों की बात करते हैं, तो हम वहाँ पे स्तरीकरण देखते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर देखते हैं, मगर जब हम श्रम विभाजन देखते हैं, मगर जब हम जनजातियों की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं, उन पे सबका बराबर का अधिकार होता है। इसके विपरीत जब हम जातियों की बात करते हैं, तो भूमि तक अधिक पहुँच आश्रित संबंधों का जो एक माध्यम बनाती है। जैसे कि जो बड़े ज़मींदार हैं, वो छोटे लोगों को ज़मीन जो है वो पट्टे पर देते हैं, तो वो समाज जो है वो जाति ध्रुव के करीब हो जाता है। जैसे-जैसे जनजातियों तक पहुँच आसान होती है, उनमें स्तरीकरण होता है, जो उनका अविभाजन की जो उनकी विशिष्टता है वो समाप्ति की ओर होती है, वैसे-वैसे वो जो समुदाय होता है, वो जाति के ध्रुव के और करीब आता जाता है। इस संदर्भ में एक और सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बात करी, आंद्रे बीतल, तो उन्होंने उनकी जो टिप्पणी है, वो ये कहते हैं कि बेली जो है वो शायद भारतीय क्षेत्र में काम करने वाले एकमात्र मानव शास्त्री हैं, जिन्होंने खंडी सिद्धांतों के संदर्भ में जनजातियों को चिन्हित करने की कोशिश की है। लेकिन बेली की जो रुचि थी वो जनजाति और जाति के बीच में अंतर में है। और इस पैरामीटर का उपयोग करते हुए जनजाति और किसानों के बीच की तुलना उन्होंने की है। हालाँकि जब हम सुराजित सिन्हा की बात करते हैं, तो वो बेली के जो उनका ये दृष्टिकोण है, वो उससे सहमत नहीं है और वो इस बात पर जोर देते हैं कि एक आदर्श जनजाति की जो प्रमुख विशेषता है, जब हम जनजातियों की बात करते हैं, तो उनकी जो प्रमुख विशेषता है, वो स्वतंत्र सामाजिक आर्थिक अस्तित्व है। मतलब कि उनकी जो समाज के और समुदाय होते हैं, उन पे उनकी निर्भरता नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से अन्य सामाजिक प्रणालियों से उनकी बातचीत जो होती है वो कम रहती है। तो सुराजित सिन्हा का जो ये तर्क है कि अन्य सामाजिक व्यवस्था के साथ अंतःक्रिया या तो उनके भौगोलिक या सामाजिक अलगाव से उत्पन्न हो सकती है, और अगर हम कहें तो उसकी जो प्रमुखता होती है वो उनके निराश्रित रहने की जो उनकी विशिष्टता है उसके कारण होती है।
समूह अलगाव या उसके अलावा समूह की जो भावना है, ये सब चीजें एकजुटता को उत्पन्न करती हैं। और क्योंकि समूह के भीतर सामाजिक एकरूपता है, इसलिए जो भूमिका विशेषज्ञता है वो कम हो जाती है। जैसे कि जब हम श्रम के विभाजन की बात करते हैं, तो वहां पे भूमिका विशेषज्ञता बहुत खास तौर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मगर जब हम जनजातियों की बात करते हैं, तो वहाँ क्योंकि वो निराश्रित होते हैं, वो एकजुट होते हैं, और आप वो अपने अपने समुदाय या अपने अपने लोगों पे निर्भर करते हैं, तो वहां पे जो भूमिका विशेषज्ञता है वो कम हो जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो सामाजिक संबंध है या आदान प्रदान के जो संबंध है, उनका जो उदय जनजातियों के बीच में इस तरह की चीजें नहीं देखी जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और मानव शास्त्री ने कहा है कि जब हम अवलोकन की बात करते हैं, उनको पास से हम उनका अवलोकन करते हैं, तो उन्होंने इसको परिभाषित जनजातियों को परिभाषित करते हुए कहा है कि जो आदिम समुदायों के जो इनको अवशेष की तरह हम देख सकते हैं, जो अब तक अवशोषण से बचे हुए हैं। और उन्होंने अपने जनजातीय अस्तित्व को एक विशिष्ट तरीके से संरक्षित किया है। इसके अलावा अगर हम एलपी विद्यार्थी की बात करते हैं या एससी रॉय की बात करते हैं, तो उनका ये मानना था कि इस प्रकार के जो औपनिवेशिक ज्ञानमानसा है, वो जाति की जो ब्राह्मणवादी धारणाएं हैं उन पर आधारित थी, और नस्ल के बारे में 18वीं और 19वीं सदी की धारणाओं पर आधारित थी। तो जाति और जनजाति के बीच का जो अंतर है, वो खास तौर पे जो औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा से संबंधित हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें इसको समझना है कि किस प्रकार ये जो औपनिवेशिक सत्ता है, वो विभिन्न जनजातियों को अलग अलग करने और जाति के कई वर्गों को बनाने को लेकर जो हमारा ज्ञान है उसको विकसित करती है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि जो एथनोग्राफर्स हैं, जो मानव शास्त्री हैं और जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उपनिवेशिक प्रशासकों के साथ मिलकर नागा जो ट्राइब है, नागाज पर, और मीजोज जो हैं, उनको भारत की सच्ची जनजातियों के तौर पर, इसके अलावा छोटा नागपुर में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं, उनके रूप में उन्होंने अपनी सुविधा के साथ साथ जनजाति का निर्माण किया है। तो जनजाति का जो औपनिवेशिक परिचयात्मक मॉडल है, उसकी जो एक महत्वपूर्ण उसका सेलियंट फीचर हम कह सकते हैं एकता है, और उनका जो प्रथागत कानून है, मतलब जो जनरेशन से चल रहा है, वो स्पष्ट तौर से उनमें एक उनकी वैधता पर आधारित है, क्योंकि वो कई पीढ़ियों से उन समुदायों में उसका पालन किया जाता है, और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए ये एक बेहतर अनुकूलन का काम करता है। दरअसल जब हम जनजातियों की बात करते हैं, तो जनजाति में जब हम जो कुलीन की धारणा है, इस तरह की जो धारणाएं हैं, उनको हम विक्टोरियन धारणाओं के तरीके से देखते हैं। अगर हमें ये जानना हो कि ब्रिटिश परंपरा और एशियाई सभ्यता की जो परंपरा है, उनमें उनके संदर्भ में जनजातियों को किस तरीके से हम अंतर कर सकते हैं, तो जनजाति की अवधारणा में सार्वभौमिकता की जो दुविधा है, वो मनुष्य की भौतिक प्रकृति और भेदभाव के बारे में एक हम कह सकते हैं विपरीत रूप से सभ्यता का विचार है। क्योंकि जनजातियों की जब हम बात करते हैं, तो उसमें खास तौर पर हम देखते हैं कि एक सार्वभौमिकता हम देखते हैं, उसमें स्तरीकरण या विभाजन हम नहीं देखते हैं। तो जिसमें सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति के बारे में इसकी जो सार्वभौमिकता के विचार हैं, उन्होंने समस्या को उठाया है। और इस संदर्भ में आंद्रे बीतल ने, सुराजित सिन्हा ने, और जो इसके अलावा जो और भी कई सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पारंपरिक पहचान जो चिन्ह हैं, जैसे कि भाषा, संस्कृति, शारीरिक लक्षण, और इसके अलावा और कई ऐसे आधार हैं जिन पर आधारित जनजातियों और गैर जनजातियों को कई बार अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय जनजाति शब्द या तो उनकी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता को उजागर करने के लिए, या अन्य आर्थिक प्रणालियों से को अलग करने के लिए ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम के सातत्य को बेहतर तरीके से, या अगर हम उनके आर्थिक व्यवस्था को समझने की बात करते हैं, तो जनजाति जाति जो सातत्य है, या जो हम फोक अर्बन कंटिन्यूम की जो बात करते हैं, इस तरीके के कॉन्सेप्ट से हम इन
उनकी मान्यताओं को और उनके जो प्रचलित उनके जीवन यापन के तरीके हैं, जो उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज़ हैं, हम उसको समझ सकते हैं। इसी चरण में हम और भी कुछ मानव शास्त्रियों के संदर्भ में हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि के.एस. माथुर साहब हैं, बी.सी. अग्रवाल हैं या टी.बी. नायक हैं। उनकी भी उनके जो विचार हैं वो काफ़ी हद तक सुराजित सिन्हा और एफ.जे. बेली से ही के अनुसार ही प्रतिध्वनित होते हम देख सकते हैं। जब वो 2 प्रमुख शब्दों यानी कि जाति और जनजाति के बारे में तर्क देते हैं, तो वो एक आदिवासी समुदाय को जाति आधारित व्यवस्था से अलग करते हैं। किस बेसिस पे? एक तो एकजुटता या समानता की जो भावना है और दूसरा सह साझेदारी के बाद जो कार्यात्मक रूप से जो उनका जातियों में जो विशिष्ट पदानुक्रम होता है, इसके बेसिस पे जो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो मानव शास्त्री हैं, इन्होंने जाति जनजाति सातत्य को देखा और समझा है और किस तरीके से ये जाति और जनजाति सातत्य जो है वो समुदायों में या समाज में कार्य करता है, इस अवधारणा को भी लोगों के बीच में उन्होंने स्पष्ट किया है। अब इस सत्र में हम इसके बात करेंगे इंडिजिनस नॉलेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो इंडिजिनस नॉलेज होती है वो क्या होती है, हम उसको कैसे समझते हैं, किस तरह के पैटर्न हम देखते हैं, क्या अंतर होता है इंडिजिनस नॉलेज में और वेस्टर्न नॉलेज में, इसके अलावा उसका प्रचार प्रसार कैसे होता है, और जो इकोलॉजी के संदर्भ में हम इस पर चर्चा करेंगे, यानी कि फ्लोरा, फॉरेस्ट, सॉयल, वाटर रिसोर्सेज, और किस तरीके के दृष्टिकोण के साथ मानव शास्त्रियों ने इसको समझा है और इस अवधारणा को कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ये इस सत्र में जो स्थानीय आबादी के बीच में जब हम बात करते हैं स्वदेशी ज्ञान की, प्राकृतिक संसाधनों के महत्व और उनके उपयोग पर ये प्रकाश डालता है। ये जो हमारी चर्चा रहेगी वो उस पर प्रकाश डालेगी। तो जब हम इंडिजिनस नॉलेज यानी कि स्वदेशी ज्ञान की बात करते हैं, तो जो समुदाय होते हैं उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर जो खाद्य सुरक्षा, मानव और पशु स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और इस तरह की जो अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, उनसे संबंधित निर्णय लेने के जो आधार होते हैं, उनके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्वदेशी ज्ञान जो है वो स्थानीय समुदाय की संस्कृति और इतिहास का एक अभिन्न अंग है, और स्वदेशी ज्ञान और पश्चिमी ज्ञान के बीच में एक खासा अंतर है। जो स्वदेशी ज्ञान का संचरण जो है वो पारंपरिक लोकगीतों, लोक कथाओं और ये जो किंवदंतियां हैं, उनके अनुष्ठान हैं, जो कहावतें हैं, उनकी जो जीवन शैली है, हम कह सकते हैं कि कुल मिला के उस संस्कृति का जो पूरा डिजाइन है उसके माध्यम से इसको कम्युनिकेट किया जाता है। और जो अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में चर्चा करें, तो क्योंकि भारत उपमहाद्वीप में विविध पारिस्थितिकी सेटिंग्स हैं और यहाँ रहने वाले जो समुदाय हैं उनके लिए उनकी जब हम बात करते हैं, तो आधुनिक भारत में जो स्थानीय ज्ञान है उसको सबसे पहले अगर हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की तरह हम उसको देखें या हम इतिहास के तौर पर देखें, तो इतिहास के तौर पर कुछ खास हमें इसके संदर्भ में ज्ञान हमें नहीं मिलता है, मगर जो प्राकृतिक जैव विविधता है, क्योंकि जो इनकी इंडिजिनस नॉलेज या जो स्वदेशी ज्ञान था उसके बारे में अन्य लोगों को बहुत महत्वपूर्ण समझ उनकी नहीं थी, जिसकी वजह से जो जैव विविधता है उसका नुकसान बढ़ गया और संरक्षण जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया। तो विज्ञान के साथ साथ स्थानीय प्रौद्योगिकों और जो टेक्नोलॉजी है, इस तरह की चीजें हैं, उसमें जनता के ज्ञान का जो जैव विविधता के संदर्भ में जो उनका संरक्षण है, स्थायिता है, वो उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्थानीय और साक्षर संस्थाएं जो हैं उनके बीच संतुलन जो है वो सशक्तिकरण भी देता है, सुरक्षा के अवसर भी पैदा करता है। ज्ञान की जो समानता है वो स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में वैश्विक प्रभावों के साथ साथ भाग लेने का अवसर प्रदान करती है, और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जो है उसकी अगर हम विशेषता कहें, जैसे कि अगर किसी भी समुदाय विशेष या किसी उपमहाद्वीप के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो उसकी जो वनस्पति है, उसके जीव जंतु हैं या भूमि और जल जो है, उसके गुणों का एक विस्तृत विवरण जो है वो हम स्थानीय लोगों से ही चर्चा करके हमें प्राप्त हो सकता है, और उसके जो अंश है या उनकी जो समझ है या जो स्थानीय जनसंख्या है वो उसका कैसे उपयोग करती है, ये सारी चीजों का ज्ञान जो है वो हमें स्थानीय लोगों से चर्चा करके ही प्राप्त हो सकता है। तो स्थानीय ज्ञान जो है या इंडिजिनस नॉलेज जो है वो समुदायों द्वारा स्थानीय स्तर पर
वो अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज को और अधिक सक्षम बनाने में और अधिक बेहतर बनाने में इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है। जो उनकी जो गतिविधियां होती हैं, उनके जो निर्णय होते हैं, वो उनके स्थानीय ज्ञान पर आधारित होते हैं। इंडिजिनस नॉलेज जो है वो अगर हम समाज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वो एक सामाजिक पूंजी है, और ये उन लोगों के या उन समुदाय विशेष के लोगों के उनके अपने जीवन को नियंत्रण में डालने के लिए उनकी एक मुख्य संपत्ति होती है। तो इन कारणों से जो स्थानीय रूप से प्रबंधित विकास की जो प्रक्रिया है, उसमें वो स्थायी और लाभकारी जीवन रणनीतियों का उद्भव करते हैं, और उनके जीवन यापन में को ये महत्वपूर्ण योगदान भी देती हैं और उनको प्रोत्साहित भी करती हैं कि कैसे वो अपनी जीवन यापन की पद्धतियों को, उनकी जीवन यापन की शैली को और बेहतर बना सकते हैं। जो स्थानीय समुदाय की संस्कृति और इतिहास जो है, ये दोनों ही चीजें किसी भी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और स्थानीय समुदायों से ये सीखने की आवश्यकता है कि कैसे विकास की जो प्रक्रिया है उसको स्थायी रूप से समृद्ध किया जा सके। इंडिजिनस नॉलेज जो है वो आज के संदर्भ में अगर हम देखें समसामयिक परिप्रेक्ष्य में, तो आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही आयामों में ये महत्वपूर्ण है। इस पर बाजार जो है उसका भी एक गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। तो जो परंपरागत जीवन यापन के तरीके थे, जो उनकी पहचान थी, जो संस्कृति थी, अब बाजार के प्रभाव के कारण उसको संरक्षित करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आज के संदर्भ में उनकी जो पद्धतियां हैं, उनकी जो जीवन शैली है, उसको हम अगर कहें, अगर मानव शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों के दृष्टिकोण से कहें, तो वो उनके खास जो विशिष्ट संस्कृति है वो उसको हम खतरे में मानते हैं। अब इंडिजिनस नॉलेज हम इसको कैसे परिभाषित करते हैं? तो स्थानीय ज्ञान को व्यापक रूप से उस ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक स्थानीय या जो आदिवासी समुदाय ने विशेष पारिस्थितिकी सेटिंग्स में जीने की पीढ़ियों के दौरान जमा किया है। यानी कि जो उनकी इकोलॉजिकल सेटिंग्स हैं, जो उनकी अडेप्टेशन है, अनुकूलन जो उनका है, उसको उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने धीरे धीरे विकसित किया है, और उसका ही वो उपयोग करते हैं अपने जीवन को सरल बनाने में और अपने जीवन को के अस्तित्व को बनाए रखने में। तो इस परिभाषा में समुदाय को अन्य पर्यावरण में जो स्थिर जीविकाएं हैं उनको प्राप्त करने में ये सहायक होता है, और जो नॉलेज और टेक्नोलॉजी है, या ज्ञान कौशल है, अभ्यास है, या उनके जो विश्वास हैं, इन सभी रूपों में जो उनकी इंडिजिनस नॉलेज है वो व्यापक रूप से शामिल रहती है। इसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज यानी कि पारंपरिक ज्ञान के तौर पे भी जानते हैं। तो स्थानीय तकनीकी ज्ञान यानी कि इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज जो होती है, उनकी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो होती है, या जो स्थानीय ज्ञान होता है उनका, उसकी जो स्थानीय हम कह सकते हैं जो प्रणाली है, उसको हम स्थानीय ज्ञान प्रणाली के रूप में जानते हैं, यानी कि इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम के तरीके से जानते हैं। इस संदर्भ में गडगिल ने अभी हाल ही में उन्होंने एक परिभाषा दी थी, जिसके अनुसार कि ये एक सांस्कृतिक परंपरागत रूप से पीढ़ियों द्वारा जीवित जीवों के साथ और उनके पर्यावरण के साथ संबंध के बारे में जो सांस्कृतिक प्रसारण के माध्यम है, उसके द्वारा दिए गए ज्ञान और विश्वास का एक हम कह सकते हैं संचित रूप है, क्यूमुलेटिव तरीके से, और ये किसी विशेष संस्कृति या समाज के लिए विशिष्ट होता है, अनूठा होता है। यद्यपि ये जो ज्ञान प्रणालियां हैं, इनके नामकरण में कई विवाद हैं, मगर अगर हम सरलता से हम इसे समझना चाहें तो हम इसे व्यापक रूप से हम इसे ट्रेडिशनल नॉलेज या इंडिजिनस नॉलेज के तौर पे हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन जो विवाद हैं उसमें कुछ उनके महत्वपूर्ण उनकी चिंता के कुछ विषय भी हैं, और उनके जो दृष्टिकोण हैं उसमें जो शब्दों की उपयोगिता है, उसको शब्दों को किस तरीके से उपयोग किया जाए, वो उनका एक सेंट्रल फोकस रहा है मानव शास्त्रियों का। आमतौर पर विकास परिदृश्य में आदिवासी शब्द जो है वो पारंपरिक से अधिक पसंद किया जाता है, जबकि एक ही समय में पारंपरिक विशेष समुदायों की जीवन शैली को अधिक संदर्भित करता है। तो एक और अंतर हम ये भी कह सकते हैं कि आमतौर पर जो आदिवासी समुदाय हैं उनके लिए आदिवासी का उपयोग किया जाता है, जबकि जो पारंपरिक गैर आदिवासी समुदाय हैं उनके लिए हम ट्रेडिशनल नॉलेज जो है इस शब्द के से उनको संदर्भित करते हैं। तो जो इंडिजिनस नॉलेज है वो
स्थानीय ज्ञान जो है प्रत्येक संस्कृति और समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है, अद्वितीय होता है और ये समुदाय के प्रथाओं, संस्थाओं, संबंधों, अनुष्ठानों में सम्मिलित होता है। जो स्थानीय ज्ञान है वो इंडिजिनस नॉलेज का एक हिस्सा माना जा, जिसका अर्थ है कि ये एक विशेष समुदाय से जुड़ा होता है और व्यापक सांस्कृतिक परंपराओं के अंदर स्थित होता है। ये उन समुदायों में रहने वाले लोगों द्वारा उत्पन्न किया जाता है जो किसी विशेष पारिस्थितिकी में जिन्होंने जीवन यापन किया हो और जिनके अपने अनुभव रहे हों, तो वहां से उसका उद्भव माना जाता है। इंडिजिनस नॉलेज जो है वो स्थानीय अनुभव और ऐतिहासिक वास्तविकता में गहराई से जुड़ा होता है और इसलिए विशिष्ट संस्कृति के लिए आदिवासी ये अद्वितीय होता है किसी भी जनजातीय समूह के लिए और उनके उनके समुदाय की पहचान को परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम ऐतिहासिक तौर पे देखें तो ये कई सदियों के प्रयोग के बाद विकसित हुआ है कि कैसे स्थानीय स्थितियों में अनुकूलन होना चाहिए और इसके लिए एक व्यक्ति सभी कौशल और जो इनोवेशंस हैं, जो नवाचार हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है और समुदाय की जो सामूहिक बुद्धि या उनका जो सामूहिक कौशल होता है, उनकी जो समझ होती है, संगठनात्मकता जो होती है, वो उस पर आधारित होता है। आदिवासी लोगों के पास क्योंकि उनकी एक सांस्कृतिक विशेषता होती है, तो उसके जो संचार के तरीके हैं वो भी विशेष होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो उस ज्ञान को वो संचारित करते हैं और जो उनका सांस्कृतिक संचार यानी कि जो उनके लोकगीत हैं, जो उनके लोक कथाएँ हैं, उनके अनुष्ठान, विश्वास, जो उनकी कहावतें हैं या उनकी जो जीवन शैली है, कुल मिला के इस पूरे पैटर्न को पारंपरिक ज्ञान के विशिष्ट मानवीय तत्वों के संचार के रूप में इसको पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित किया जाता है। तो अक्सर इस तरह का जो संचार का उपयोग है वो विशिष्ट समुदाय के में नए व्यक्तियों को का संस्कृतिकरण करने के लिए किया जाता है, जिसे हम अकल्चरेशन भी कहते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि वो अपनी लोक कथाओं को, अपने विश्वास, अपने अनुष्ठानों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृतिकरण करते हैं उसका, तो जो नए लोग होते हैं उनको अकल्चराइजेशन उनका किया जाता है उस समुदाय की संस्कृति में। तो जो भी सामाजिक संस्थान जैसे कि परिवार है या नातेदारी हैं या धर्म है, वो इन सभी सोशल सिस्टम्स के साथ वो मिश्रित रहता है। स्वदेशी ज्ञान अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो इसको अलग-अलग मानव शास्त्रियों ने, अलग-अलग समाज शास्त्रियों ने अलग-अलग तरीके से इसकी परिभाषाएँ दी हैं। लेकिन इस शब्द के जो हम कहेंगे अगर हम उपयोग के बारे में बात करें तो कुछ मानव विज्ञानियों का ये मानना है कि स्वदेशी ज्ञान जो है वो विकास क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि कुछ इसे पूरी तरीके से जीवन के तरीके में शामिल करते हैं। तो स्वदेशी ज्ञान को व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए विकसित करने के बजाय बौद्धिक खोज के रूप में कुछ समाजशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया है। उनकी ये राय है कि ये खास तौर पर ये बौद्धिक खोज जो है उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनकी शैली है, उसमें वो समाहित रहता है। तो इसलिए स्वदेशी ज्ञान का उद्देश्य जो है वो स्थानीय रूप से प्रचलित विचारों को ज्ञान की मुख्य धारा में शामिल करना होता है। स्वदेशी ज्ञान के विकास पर जब हम चर्चा करते हैं तो सिलेटो का ये मत है कि स्वदेशी ज्ञान प्रणाली जो है उसमें विकास के 2 रास्ते होते हैं और इन दोनों में ही बड़े पैमाने पर 2 अलग-अलग दृष्टिकोणों को विकसित किया है। एक जो है वो एकेडमिक है यानी कि जो शिक्षा से संबंधित है और दूसरा जो है वो विकास केंद्रित है। तो जब हम एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो इस स्वदेशी ज्ञान प्रणाली का अध्ययन 1960 के दशक में अनुशासन जब हम कहेंगे मानव शास्त्र के डिसिप्लिन के रूप में एथनोग्राफर्स का जब आगमन हुआ तो उसके साथ-साथ ये विकसित हुआ। और ये जो सहजीवी मानव विज्ञान या मानव पारिस्थितिकी या अन्य संबंधित जो परिप्रेक्ष्य हैं, उनके साथ ये और अधिक विकसित हुआ। जबकि विकास के परिप्रेक्ष्य में जब हम इसकी बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत लगभग 70 के दशक से मानी गई है और कृषि प्रणाली और जो इसके अलावा जो अन्य सहभागी विकास और विषयों के संदर्भ में ये विकसित हुआ, जिसमें जो मानव शास्त्री हैं, उनके ज्ञान को सम्मिलित करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में ये जो परिप्रेक्ष्य है, ये विभिन्न विकास मुद्दों में और जो व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं, उनसे जो दूरगामी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप इसको देखा जाता है।
इससे पहले 1960 के दशक में अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो जो अनाज की उच्च उपज वाली किस्मों की शुरुआत जो जिसे हम कहेंगे कि पश्चिमी या गैर पश्चिमी जो हैं, या जो टेक्नोलॉजिकल मॉडल्स हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें क्या पैटर्न और क्या अंतर होता है इंडिजिनस नॉलेज में, यानी कि स्वदेशी ज्ञान में, और विदेशी ज्ञान में या पश्चिमी ज्ञान में, वेस्टर्न नॉलेज में। तो स्वदेशी ज्ञान जो है और पश्चिमी ज्ञान है, इसके निर्माण और इसका जो विकास हुआ या जो इसके प्रसारण में खास तौर पे हम अंतर देखते हैं। मुख्य रूप से जो पारंपरिक ज्ञान के निर्माण के तरीके हैं, उनमें आधुनिक ज्ञान जो है वो अलग होता है, यानी कि पारंपरिक ज्ञान सामान्य रूप से अनुभवजन्य होता है, और उसकी मान्यता भी इसीलिए होती है क्योंकि वो उस समुदाय के लोगों का अनुभव होता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने विकसित किया होता है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो आधुनिक ज्ञान है उसको ईंट और मोर्टार की जो प्रयोगशाला में मान्य किया गया है, जबकि जो पारंपरिक ज्ञान है वो जीवन की प्रयोगशाला में मान्य किया गया है। तो जैसा कि मानव विज्ञानी लेवी स्ट्रॉस जो है, उन्होंने मानव शास्त्री ने कहा, ये तर्क दिया है कि स्वदेशी ज्ञान और पश्चिमी ज्ञान जो है ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के दो समांतर तरीके हैं, मगर उनका ये भी मानना है कि भौतिक दुनिया में ये जो दोनों ही जो दृष्टिकोण हैं, इनको विपरीत छोर पर देखा जा सकता है। एक बहुत ही ठोस है और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि अमूर्त है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और अन्य मानव शास्त्री हैं जिनका मानना ये है कि ये जो दोनों ही ज्ञान प्रणालियों का जो अध्ययन है, उसको करने की उन्होंने 4 सूत्रीय विधि दी है। जैसे कि स्थानीय किसानों के स्वदेशी ज्ञान में जो बुनियादी 4 प्रश्न शामिल होते हैं। सबसे पहले कि स्थानीय किसान जो है वो पौधों के जेनोटाइप और फेनोटाइप जो होते हैं, यानी कि वो पौधे जीन्स के आधार पर कैसे हैं, और दिखने में फेनोटाइप उनका जो है वो उनके बीच के चयन जो है, उनके परिणामों के बीच में जो संबंध है, उनके बुनियादी जैविक मॉडल्स को कैसे समझते हैं। जो दूसरा आधार उन्होंने दिया है उन 4 सूत्रों में, यानी कि कृषि पद्धतियों के बारे में किसान की जाति पारिस्थितिकी समझ जो है वो किस तरीके से शामिल होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो व्यापक मुख्य धारा का ज्ञान है, उसके साथ साथ जो जातीय ज्ञान या किसानों का जो अनुभव है, उसके या जो बुनियादी ज्ञान है, उसके बीच में किस तरीके से सामंजस्य होता है या किस तरीके से उसको समझा जाता है। और अंत में जो हम चौथा तरीका जिसकी हम बात करते हैं, वो कृषि उत्पादन के परिणाम को बेहतर बनाने के लिए जो किसानों और वैज्ञानिकों की समझ है, उसको आपस में सामंजस्य बना के सहयोग करना। तो जो स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान है और जो पश्चिमी ज्ञान प्रणाली है, वो दोनों एक ही तरीके की नहीं है, मगर वो एक ही रेखा या एक ही रेखा के दो छोर या दो बिंदु माने जा सकते हैं। जो पारंपरिक ज्ञान है उस वो विज्ञान की तरह उसमें किसी सत्य की खोज नहीं की गई है। इसके बजाय अगर हम वर्तमान समय में देखें तो वो जीवन जीने का वास्तविक क्या तरीका है, मानव समाज की भलाई के लिए कैसे बनता है, यानी कि जो समाज का उद्गम हुआ या समाज जो मानव ने बनाया, वो मानव की भलाई के लिए किस तरीके से कार्य करता है, और इनका आपस में जो हम कहेंगे अंतर पारंपरिक ज्ञान जो है, वो जीवित रहने के लिए किस तरीके से उपयोगी है। तो प्रारंभिक विचार में पारंपरिक ज्ञान को स्थापित किया गया है, वो किसी भी चीज़ को समझने, विषय के मूल सत्य पर पहुँचने के लिए नहीं होता है, बल्कि वो जीवन जीने का एक साधन होता है। वो स्थानीय लोगों के विश्वास, संस्कृति, जीवन शैली और उनकी चिंता का विषय है, जिसे कि सामाजीकरण की जो प्रक्रिया है, उसके माध्यम से समाज के भीतर पहुँचकर प्रलेखित किया जाता है और प्रसारित किया जाता है। इसलिए ये जो आधुनिक या जो पश्चिमी ज्ञान से ये अलग होता है, जिसमें कि सीखने पे जोर दिया जाता है, वहाँ ज्ञान संबंधित विषय की जो सच्चाई की खोज है, उसके सरल निर्धारण और अनुप्रयोग की अवधारणाएँ जो हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जब हम पश्चिमी ज्ञान की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो इंडिजिनस नॉलेज यानी कि जो स्वदेशी ज्ञान है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो किसी भी विशिष्ट जो पारिस्थितिक सेटिंग्स होती हैं, जो इकोलॉजिकल सेटिंग्स होती हैं, उनकी जो स्थानीय आबादी के पास सामाजीकरण के संस्थागत जो हैं औपचारिक रूप से जो गुण होते हैं, वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के विशेष तरीके होते हैं। पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान यानी ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज जो होती है, उसके विशिष्ट मानवीय तत्वों को प्रसारित करने के जो साधन के रूप में व्यक्त करने के लिए
उनके लोकगीत होते हैं, उनकी लोक कथाएँ होती हैं, उनकी जीवन शैली होती है। तो इसके माध्यम से ये जो सांस्कृतिक ज्ञान होता है, इसका संचार किया जाता है और अक्सर हम देखते हैं कि विशिष्ट समुदाय में नए लोगों को संस्कारित करने के लिए भी ये जो उनका स्थानीय ज्ञान है उसका उपयोग किया जाता है और उनके संचार का जो तरीका होता है वो उनके परिवार पर उसकी जो ज़िम्मेदारी होती है वो उनके परिवार पर, रिश्तेदारी पर और धर्म जैसी जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, उनके साथ घुल-मिल कर किया जाता है। तो स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों में आम तौर पर निरपेक्ष और जिसे हम कहेंगे प्योरिटी का जो नोशन होता है, जो उसके अभ्यास के बीच में कोई ख़ास अलगाव नहीं देखा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अब इकोलॉजी की, यानी कि जो इंडिजिनस नॉलेज है वो अपने पारिस्थितिकी के साथ कैसे अनुकूलन बनाती है। जो लोग होते हैं, जो समुदाय होता है, वो अपने इकोलॉजी के साथ अपने जो आसपास की वनस्पतियां हैं उनको कैसे समझते हैं और उनका कैसे उपयोग करते हैं। तो भारत और जो इसके अलावा भी जो क्षेत्र होते हैं वो अपनी निकटवर्ती क्षेत्र की जो वनस्पतियां हैं उस पर जो उनका स्वदेशी ज्ञान है वो हम कह सकते हैं उतना ही पुराना है जितना कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो उस जैव भौगोलिक क्षेत्र की संस्कृति का इतिहास या प्राकृतिक संसाधन जो हैं, वो उस भौगोलिक क्षेत्र का के जो लोग हैं, जो समुदाय हैं, उनके स्वदेशी ज्ञान पर निर्भर करता है। इसके अलावा हम जब बात करते हैं अलग-अलग इकोलॉजी की अलग-अलग आयामों की, यानी कि जल विभाजक, नदी प्रणाली, विविध पहाड़ी या रेगिस्तान या जो डेज़र्ट की बात करते हैं या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जलवायु के प्रभाव और उनके जो अन्य अलग-अलग कारक हैं, उनसे जुड़े हुए जो आयाम हैं या स्थल आकृति है और इस क्षेत्र में जो समृद्ध वनस्पतियाँ हैं, उन पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जो जीवन हैं, उन्होंने किस तरह से योगदान दिया है उनके सर्वाइवल को बनाए रखने में, ये हम खास तौर पर पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में इसका हम अध्ययन करते हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो कैसे इनके साथ अनुकूलन करते हैं। तो वन जैव विविधता और अनुवांशिक संसाधनों में भारत या जो इस तरह के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, चीन, हिमालय, इनकी एक अपनी इकोलॉजिकल सेटिंग है। भारत, नेपाल है या भूटान, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है। तो इसके साथ भारत के जो विभिन्न समुदाय जो हैं, उनका स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान यानी कि जो उनकी इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम जो है, वो बहुत ही उल्लेखनीय रहा है। विश्व स्तर पर जब हम भारतीय महाद्वीप में अफ्रीकी, यूरोपीय, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र रहे हैं, ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण अमेरिकी मूल रूप से उनकी जो वनस्पतियाँ रही हैं, उनके जीवों का मिश्रण हम देखते आए हैं। भारतीय स्थिति की अगर हम बात करें तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में लगभग 90% जो आदिवासी समुदाय हैं वो जंगलों में या उनके करीब रहते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारत में जो जंगल बचे हैं वे अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों में ही हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में जो जनजातीय जनसंख्या है वो लगभग 84 मिलियन है, यानी कि कुल जनसंख्या का 8.2% है और जनजातियां जो हैं वो पारंपरिक रूप से देश के लगभग 15% भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं, मुख्य रूप से जंगलों में, पहाड़ियों पर और जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन समृद्ध जो क्षेत्र हैं और साथ ही जो दुर्गम भी हैं, उन क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि जो ये आदिवासी हैं, समुदाय हैं, उनका अस्तित्व है। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है, भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कि 2003 में आई थी, उसके अनुसार देश का लगभग 60% जो वन क्षेत्र है उसमें लगभग 63% घने जंगल हैं और 187 आदिवासी जिले जो हैं वो उसमें स्थित हैं। इसके अलावा भारतीय क्षेत्र जो है वो समृद्ध वन जैव विविधता से संपन्न है, जो विशिष्ट हम कह सकते हैं पुष्प क्षेत्रों में पाए जाने वाले लगभग 18,000 फूल पौधों की प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम जानवरों की प्रजातियों की बात करें तो लगभग 75,000 प्रजातियां हैं और जिसमें कि 340 जो हैं वो स्तनधारी हैं, 1200 प्रकार के पक्षी हैं, लगभग 450 सरीसृप हैं और इसके अलावा और भी अलग-अलग प्रजातियां हैं जो कि यहाँ पे रहती हैं। 329 मिलियन हेक्टेयर और लगभग
हम कह सकते हैं जिसे कि 7.5 लाख किलोमीटर की जो तट रेखा है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें अलग-अलग जगहों पर ये जातियाँ जो जो प्रजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। और स्वदेशी समुदाय जो हैं वो उनका जो प्रतिनिधित्व है वो लगभग 430 अलग-अलग जाति समूहों द्वारा किया जाता है, जो कि 227 भाषाई समूहों के अंतर्गत 54 मिलियन के बीच फैले हुए हैं। और ये विभिन्न पादप भौगोलिक स्थानों में निवास करते हैं। जैविक जो घटक हैं उनका एक अप्रिशिएबल हम कह सकते हैं कि रेशियो है, जिसका कि उपयोग स्वदेशी समुदायों द्वारा भोजन, चारा, फाइबर या गोंद, रेज़िन या इसके अलावा जो औषधि जड़ी-बूटी हैं, इस तरह के विभिन्न मूल्यवर्धित जो उत्पाद हैं, उनके सर्वेक्षण, संग्रह और पारंपरिक तरीकों के माध्यम से उनका कम्युनिकेशन किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। तो ये जो विभिन्न जाति समूह हैं, इन्होंने विशेष रूप से जंगल और पौधों के साथ निरंतर और घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं, और वो इन पौधों, जड़ी-बूटियों को खास तौर से उन्होंने ज्ञान के रूप में भी एकत्र किया है। भारतीय जो वनस्पति हैं, उस पर जो इंडिजिनस नॉलेज है, अभी भी उसका प्रचार जो है वो इन जनजातियों द्वारा उस ज्ञान को संरक्षित किया गया है। और वन्य संसाधन जो है वो वास्तव में अगर हम देखें तो अनादिकाल से स्वदेशी लोगों और प्रकृति के बीच जो एक सह विकासवादी जो संबंध है, उनका परिणाम है। जो वन विविधता के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो टैक्सोनॉमिक स्वदेशी लोगों की निर्भरता से जो एथनोग्राफर्स हैं, उन्होंने कई सारी इस तरह के अध्ययन किए हैं और इनका जो आपसी संबंध है उसको स्थापित किया है। जो औषधीय प्रजनन के लिए लगभग 7500 प्रजातियां और लगभग 4000 सहायक भोजन के तौर पर और 5200 फाइबर और कार्डिज और चारे के रूप में, इस तरीके से 300 कीटनाशक और कीटनाशकों के सहित लगभग 10,000 जंगली पौधों की जो प्रजातियां हैं, वो उसके संबंधित जानकारी एथनोग्राफर्स ने एकत्रित की है। जीवों और जानवरों की जो 76 प्रजातियां हैं, जिसमें कि उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं, और इसके अलावा लगभग 16 इनवर्टिब्रेट्स भी हैं। तो इन सभी के वर्गीकरण पर जो स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान है, उसमें इनसे संबंधित सूचनाएं मौजूद हैं। तो ऐसे कई जैव संसाधन हैं जिनकी जो वैज्ञानिक जो जांच है वो स्वदेशी ज्ञान के माध्यम से उसको सुरक्षित किया गया है, और जो अलग-अलग आज के परिप्रेक्ष्य में जो उनकी अनुप्रयोगों के द्वारा उनकी विशेषता का मानकीकरण किया गया है। स्वदेशी ज्ञान प्रणाली के माध्यम से कई मूल्यांकन किए गए हैं और औषधीय रूप से जो महत्वपूर्ण वनस्पति हैं, उनका दस्तावेजीकरण किया गया है, और जो लोकप्रिय जनजातीय उपचारों के जो तरीके हैं, उनका परीक्षण किया गया है और अब उनको कई जगहों पर अनुकूलन के तौर पर स्थापित भी किया गया है। अलग-अलग हम उपमहाद्वीपों में देख सकते हैं, अलग-अलग हम भौगोलिक क्षेत्रों में, भूटान में, नेपाल में, म्यांमार में या हिमालय में अगर हम देखें तो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जो हैं, वहाँ पे मिश्रित औषधीय पौधों की 300 से अधिक वस्तुओं का खनन किया गया है, जिनके संदर्भ में दस्तावेजीकरण मौजूद हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिजिनस नॉलेज एंड एंड यूजर्स, यानी कि जो आखिरी इन उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बारे में। तो बोलचाल की भाषा में जो इंडिजिनस नॉलेज होल्डर्स हैं, उनके द्वारा अपनाई जा रही जो पारंपरिक वर्गीकरण प्रणाली पर स्वदेशी ज्ञान को बड़े पैमाने में वैज्ञानिक दुनिया में वर्गीकरण भाषा में परिवर्तित नहीं किया गया है। विशेषताओं वाली जो प्रजातियों की पसंद होती है, वो उसमें महत्वपूर्ण होती है। स्वदेशी समुदायों के अंतर्गत जैव संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों के सिकुड़ने से, क्योंकि जैसे-जैसे विकास की अवधारणा के तहत विकास किया जा रहा है, उसकी वजह से दक्षिण भारत के पर्वतीय इलाकों में जो अलग-अलग स्वदेशी समुदायों के साथ जो ज्ञान है, वो लुप्त हो रहा है, और वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग और एकीकरण के माध्यम से संयुक्त उद्यम बनाने की एक इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण और तत्काल आवश्यकता है। जो स्वदेशी ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो इसके जो धारक हैं, जो इंडिजिनस नॉलेज होल्डर्स हैं, उनको इस जो जैव विविधता है उसके संरक्षक
के तौर पर अगर हमें उसको प्रोत्साहित करना है तो हम उनको पुरस्कार देकर या मौद्रिक प्रोत्साहन से हम इसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और जो मानव जाति के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, उन पर जो आर्थिक मूल्यांकन जो है, उसके तहत हम इनको संरक्षित कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं जो उन लोकप्रिय इन प्रजातियों के बीच में जब हम इनकी इन मान्यताओं के विस्तार की बात करते हैं या हम उनको स्टैब्लिश करने की बात करते हैं, तो जो उनकी लोक कथाएँ हैं, उनको अगर हम उनके ही संदर्भ में अगर व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के तहत हम उसको समझेंगे, तो हम उसका एक वैज्ञानिक सिद्धांत के तौर पे हम उसे आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसे उसको उपयोगी बना सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि भारत में जो ठोस प्रयास हैं, उनके माध्यम से कुछ परियोजनाएँ हैं और कुछ गतिविधियाँ इस तरीके की गई हैं, जिससे कि लगभग 1 लाख जो जंगली पौधे और प्रजातियाँ हैं और जीवों की लगभग 76 प्रजातियाँ हैं, इन सभी की जैविक जानकारी वर्गीकरण के आधार पर उनको समझा गया है। और संपत्ति अधिकार और पेटेंट, जो अभी पेटेंट राइट्स खास तौर पर जल्दी ही जिनके जिनके बारे में बात की गई है, तो आदिवासी समूहों के संदर्भ में इस तरह की व्यवस्थाओं को भी का भी शुरुआत किया गया है, जो कि जो इनके आदिवासी समूहों के जो कम ज्ञात पहलू हैं, उनको अब हम कह सकते हैं कि वाणिज्यिक निष्कर्षण के द्वारा अधिक ज्ञान और विशिष्ट रुचि उनमें उत्पन्न की जाए। तो इस संबंध में कई ऐसे भी तरीके हैं जिनमें कि हम कह सकते हैं कि कुछ कमियां भी हैं, मगर फिर भी अगर हम इन तरीकों से अगर हम इनको प्रोत्साहित करते हैं, तो ये जो विलुप्त होता हुआ जो ज्ञान है आदिवासी समूहों का, इनको हम संरक्षित करने में काफी हद तक हम समर्थ हो पाएंगे। भौगोलिक और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में जो नामकरण है, वो अगर हम देखें तो वो एक आसान कोई एक समान या एक यूनिवर्सल टाइप की उसमें कोई संहिता नहीं है। तो संगठनात्मक स्तर पर और जमीनी स्तर पर जो इनोवेशंस हैं, उनके रजिस्ट्रेशन या प्राथमिकीकरण के लिए उत्पादों का प्रमाणीकरण, मतलब कि उनको उनको वैलिडेट किया जा सके। इसके अलावा स्थायी आधार पर जो लाभ हैं, उनका साझाकरण तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। जैविक मूल के जो जाति वर्गीकरण उत्पादों में जो जानकारी का रिकॉर्ड है, वो खास तौर पे सबसे कम होता है। जैसे कि एक पौधे को अगर हम देखें तो इंडिजिनस नॉलेज होल्डर्स जो हैं, उसमें उसकी जो आकृति है, विज्ञान है या जो क्षेत्र और उपयोगिता है, इसके आधार पर जाना जाता है। तो जिसके लिए उनकी अपनी एक स्थानीय भाषा होती है। उत्तर पूर्व भारत के में जब हम बात करते हैं, तो कई ऐसी जनजातियां हैं जिसमें कि इस तरह के ज्ञान उनको खासी समझ है, उन जनजातियों को, जिसमें कि वो ये समझ सकते हैं या ये उनका अपना ज्ञान है कि विशिष्ट पत्तियों को किस तरीके से वो समझते हैं। तो उसको डिजिटाइज करने या करने, और जो समान प्रजाति और विभिन्न आकार के जो अलग अलग और इससे संबंधित जो पौधे पत्तियां हैं, इनका दस्तावेजीकरण के लिए इस तरह के आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके हम जो इंडिजिनस नॉलेज होल्डर्स हैं, उनके ज्ञान का वर्गीकरण हम कर सकते हैं, उनकी कोडिंग कर सकते हैं। और जहां प्रजातियों और उत्पादों को वैज्ञानिक रूप से हम समझ पाएंगे, और जो अगर हम अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जो अनुप्रयोग हो रहे हैं, उसके तहत हम इससे संबंधित एक बेहतर दस्तावेजीकरण इसका कर पाएंगे। तो जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, उसके जो बेस है, उस जो आधार है, उसमें जो उत्पादों का उपयोग किया जाता है, उनके समय परीक्षण, जो उनकी लागत है, प्रभावशीलता है, शुद्धता है, पर्यावरण के अनुकूल प्रकृति और लोकप्रिय मान्यताएं हैं, इनको समझने के लिए किया जाता है। तो ये पाया गया है कि व्यावसायिक लाभ के लिए ये जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण की जो इकाई है, वो उसका एक मिश्रित व्यवहार है लोगों की समझ में या लोगों को अपनाने में। विभिन्न क्षेत्रों में जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, उसमें एक प्रभावी पेटेंट व्यवस्था की सहायता ली जा रही है या उस पर निर्भर किया जा रहा है, जिससे कि उत्पाद के पंजीकरण और विपणन जो है, उसके लिए कई एजेंसियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा थी, उसको कम किया जा सके। तो इससे पाया गया है कि बेहतर ज्ञान जो है, वो प्रजाति विविधता
की समझ को विकसित करने में और जो इसमें आपसी जो प्रतिस्पर्धा है इसको कम करने में की उच्च संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं अगर हम इस तरह का कुछ एक सार्वभौमिक तरीके के नियमों को हम विकसित करें। जो पेटेंट के कानून हैं और जो अंतर संगठनात्मक या सह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के प्रयासों को और विकसित किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे नीड्स और प्रायोरिटीज की। तो जो प्रस्तावित उत्पाद हैं और जो आउटपुट सेवाएं हैं, इनके बीच में जो संबंध है उसको अगर हम सुधारने की बात करें तो उन संबंधों में सुधार जो है वो कई चीजों पे आधारित है, जैसे कि रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके जो जातीय जैविक महत्व है, उसके जैविक विविधता और समृद्ध क्षेत्रों के जो लक्षण हैं उनको जैव भौगोलिक स्तर पर हम उनका दस्तावेजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडिजिनस नॉलेज है उसके द्वारा जो जमीनी स्तर के जो नवाचार हैं, इनोवेशंस हैं, उनका पंजीकरण किया जाना चाहिए। जो प्रोडक्ट्स हैं उनका लक्षण वर्णन किया जाना चाहिए, यानी कि कैरेक्टराइजेशन किया जाना चाहिए, जिसमें कि वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग के माध्यम से उन उत्पादों का कैरेक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो दुर्लभ और संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनका स्थानांतरण यानी कि उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए, उनको रिप्रोड्यूस करना चाहिए, पुनरुत्पादन करना चाहिए, पुनर्वास उनका किया जाना चाहिए। जो स्थानीय बोली है और भाषा है उन पर आधारित विस्तार सामग्री तैयार की जानी चाहिए। सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से समुदाय की भागीदारी जो है उसको विकसित किया जाना चाहिए। जो स्थायी उपयोग के विभिन्न जो पहलू हैं उनके उनका जो अंतर संबंध है उसके परिप्रेक्ष्य में पहल की जानी चाहिए। विच्छेदित और घनिष्ठ संबंध वाले जो समुदाय हैं उनके जो इंडिजिनस नॉलेज है उनकी संस्थाओं के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। जो क्षेत्र है उसकी क्योंकि जब हम आदिवासियों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सैंक्टिटी की बात करते हैं, तो उनकी उस क्षेत्र की जो पवित्रता है उसको ध्यान में रखते हुए ही जो लाभ के जो नियम हैं या जो साझा करने के जो तरीके हैं उनको नैतिकता एथिकल तरीके से उनको विकसित किया जाना चाहिए। संगठनात्मक और स्थानीय जो सरकारें हैं उनके स्तर पर जो इंडिजिनस नॉलेज है वो समृद्ध क्षेत्रों तक उनकी पहुंच को विकसित किया जाना चाहिए। एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से जो इंडिजिनस नॉलेज है उसकी क्षमता का निर्धारण किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर इंडिजिनस नॉलेज जो है उसके उपयोग के लिए सामान्य प्रारूप का जो विकास है उसका तेजी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मतलब कि वो उसका जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसको उसका मूल्यांकन होना जरूरी है। वन जैव विविधता जो है उसके महत्व की जो विशेषताएं हैं उनका मूल्यांकन, उसके ज्ञान का जो एकीकरण है उसको किस तरह किया जाए और जो उसके संदर्भ में जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं वो कहाँ तक सक्सेसफुल है, इसका मूल्यांकन किया जाना भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले सत्र में जब हम चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे इंडिजिनस नॉलेज और सॉइल के बारे में। तो जब हम बात करते हैं, जब हम एथनोग्राफी की बात करते हैं तो हम किसी भी समुदाय विशेष के लोगों से संबंधित जो भी उनके मान्यताएं, उनके अनुष्ठान, उनके विश्वास हैं उसकी बात करते हैं। मगर जब हम किसी भी विशेष पारिस्थितिक सेटिंग्स में हम उनकी मिट्टी की बात करते हैं तो हम एथनोपेडोलॉजी की बात करते हैं। तो ये हम अगले सत्र में जब हम चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे कि ये जो एथनो पेडोलॉजिकल जो ज्ञान है वो कैसे भूमि की जो मिट्टी है उससे कैसे संबंधित है, या जो कृषि है, जो बागवानी वो करते हैं, वो स्थानीय आबादी की जो आजीविका है उससे संबंधित जो अलग अलग कार्य हैं, यानी कि वो मिट्टी की जो मिट्टी को लेके उनकी समझ है वो किस प्रकार की है, वो मिट्टी की प्रकृति को कैसे समझते हैं, उसको कैसे संवर्धित करते हैं, उसकी संरचना, उर्वरता, उसकी उपयोगिता और उसके अलावा उसके संरक्षण के संबंध में भी जो स्वदेशी ज्ञान है उसका उसकी क्या समझ है और उसको अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसको कैसे समझा जाता है। इसके अलावा मिट्टी जो है, क्योंकि उसके वर्गीकरण पर भी हम बात करेंगे, तो जो अनुकूलित स्वदेशी मृदा प्रबंधन जो प्रथाएं हैं वो किस तरीके की प्रथाएं हैं, उनको स्थानीय लोगों ने कैसे विकसित किया और कैसे उनको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने उसको संप्रेषित किया, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एथनोपेडोलॉजी
का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके के जब हम इस संदर्भ में हम बात करते हैं, तो किस तरीके के दृष्टिकोण जो हैं, उनके संदर्भ में कैसे अलग-अलग मानव शास्त्रियों ने इसके संदर्भ में बात करी है, किस तरह के दृष्टिकोण जैसे कि इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण की बात करेंगे, कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक जो दृष्टिकोण है, वो मिट्टी के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि जो उनके पारिस्थितिकी है, उसके संदर्भ में कैसे उन्होंने उसको समझा है और कैसे उन्होंने उसको संवर्धित किया है।